नमस्कार, मैं जरा आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज, जो कि काफ़ी डिबेटों में जाते हैं। आज हमारे साथ भी लाइन पर जुड़े हुए हैं। हम भी उनसे कुछ सवाल करते हैं जिसके जवाब हमें मिलेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल है कि आप हवा महल विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन हवा महल विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो गति है वो कोई ख़ास अच्छी नहीं है। अगर आपको टिकट मिलता है और आप जीतते हैं तो क्या आप विकास में कुछ प्रगति लाएंगे? देखिए, मैं आपसे सर्वप्रथम इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि मैं हवा महल विधानसभा क्षेत्र में जो टिकट मांग रहा हूँ, तो हवा महल विधानसभा क्षेत्र में मेरी सक्रियता बहुत पुरानी है। मेरा जन्म भी यहीं हवा महल विधानसभा क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा जैसा कि आप यहाँ के सबसे पूछेंगे आप कि मैं पार्टी लेवल पे 1996 के में NSY के जिला महासचिव के रूप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। फिर मैं NSY की प्रदेश कार्यकारिणी में गया, फिर मैं यूथ कांग्रेस में गया, फिर मैं DCC मेंबर बना, फिर मैं जिला कांग्रेस कमेटी का पिछली कार्यकारिणी में महासचिव था। और अब जाकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने मुझे प्रदेश प्रवक्ता के पद की जिम्मेदारी दी है। और आपने जैसा कि कहा हवा महल के विकास को लेकर के, तो मैं निश्चित तौर पर मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मैं यहाँ का स्थानीय बाशिंदा हूँ। तो मुझे हवा महल की सारी समस्याएं और हवा महल की सारी एडवांटेज उपलब्धियाँ जो भी हवा महल की जो है वो सब मुझे बिल्कुल निश्चित तौर पे ध्यान है। और देखिए, विकास कार्य की जहाँ तक बात है, तो विकास जो होता है वो एक निरंतर सतत प्रक्रिया है। विकास के लिए हम कहीं पे भी आज के 100 साल बाद भी हम इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि विकास जो है वो कंप्लीट हो चुका। देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीज़ें आती हैं, तो उसके अनुरूप हमें अपने आप को डालना होता है। अब तक की जो हमारी सरकारें रही, जो कांग्रेस की सरकार खास करके रही, उसमें आपने देखा कि यहाँ पे हवा महल में विकास के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, परंतु फिर भी निश्चित तौर पे सरकार कोई सी भी हो, कुछ ना कुछ कमी निश्चित तौर पे रह जाती है। चूँकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो अगर पार्टी मुझे अवसर प्रदान करेगी और यहाँ की जनता मुझे अगर विजयी बनाएगी और विजय नहीं भी बनाएगी तो भी मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो निश्चित तौर पे मैं अपने दायित्व से को निभाने में किसी भी तरह से पीछे नहीं हटूँगा। और मेरी प्राथमिकताएं सिर्फ विकास का मतलब ये नहीं रहेगी कि मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। देखिए, मैं यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि कैसे एक हवा महल जो एक ना विश्वविख्यात एक प्रतीक है, हवा महल ही अपने आप में एक विश्वविख्यात प्रतीक है। और ये हमारा सबका सौभाग्य है कि ये ना हमारे विधानसभा क्षेत्र का नाम भी हवा महल पड़ा है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पर जो आधारभूत सुविधाएँ होती है, जो चाहे बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो और अन्य प्रकार की जो होती है, उसके अलावा मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे एक अच्छे स्कूल्स आएँ, अच्छे कॉलेज आएँ, वर्ल्ड क्लास लेवल के यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बने। और उसके अलावा जो है यहाँ के जो रोजगार के साधन जो हैं यहाँ के निवासियों को, हमने देखने में आता है कि कई स्थितियाँ ऐसी है कि हमारे यहाँ पे कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे बेचारे बहुत जिसको कहा जाए कि मतलब गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, तो उनके लिए हम रोज़गार किस प्रकार सृजित करें। और ना सिर्फ सरकार के भरोसे बल्कि निजी क्षेत्र में भी हम किस प्रकार से यहाँ पे जो है ऐसी चीज़ें लेकर के आएँ कि जिनमें अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो। मेरी निश्चित तौर पर मेरी प्राथमिकता ये रहेगी। जिस तरह से अभी देश में हालत बने हुए हैं, जैसे नूह में अभी दंगे हुए हैं, इसको लेकर क्या राजस्थान में बीजेपी को कुछ नुकसान होगा और आपको देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक थीम रहती है वो सदा से उनकी सांप्रदायिक राजनीति की थीम रही है। वे लोग नरेंद्र मोदी जी को जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, लगभग शायद सन 2013 की बात है ये, तो उस समय भारतीय जनता को ये उम्मीद थी इन्होंने कि एक गुजरात का विकास का मॉडल, जो कि एक झूठा मॉडल था, उसको इन्होंने एक मीडिया के माध्यम से प्रचारित इस तरीके से किया कि साहब गुजरात मॉडल कि साहब वहाँ पे गुजरात में सड़कें इतनी अच्छी हैं, गुजरात में बांध बने हुए हैं, गुजरात में रोजगार के साधन इतने अच्छे हैं, गुजरात की GDP इतनी अच्छी है। तो भारत की जनता एक इनके बहकावे में आई और भारत की जनता ने इनको वोट दिए। परंतु जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि इनकी विचारधारा जो है वो घोर सांप्रदायिक विचारधारा रही है और ये अपनी विचारधारा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जनता को किसी भी हद तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। और इन्होंने सरकार में आने के बाद में इन्होंने विकास का जो इनका मुद्दा था उसको इन्होंने पीछे छोड़ दिया और ये अपने उसी ध्रुवीकरण और सामुदायिक वाले एजेंडे में आ गया। जिस प्रकार देश में तमाम तरह की घटनाएं देखने में आती है, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि नूह वाली घटनाएं, मणिपुर में आप देखिए मणिपुर वाली घटनाएं, और भी हरियाणा पूरा जल रहा है, मणिपुर पूरा जल रहा है। प्रधानमंत्री जी 75 दिन होने के बाद भी कुछ नहीं बोलते, जबकि प्रधानमंत्री जी का एक दायित्व होता है कि प्रधानमंत्री जी को आगे आकर के इस मामले में अपना पूरा स्टेटमेंट भी देना चाहिए और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारी जब सरकारी केंद्र में रही, हम ऐसा नहीं है कि हमारे समय में कई जगह अशांति की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, परंतु हमारी सरकार के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। और देखिए, पंजाब में जो आपको बात कहूँ, पंजाब में हमारी खुद की सरकार थी। पंजाब में जब शुरू में आतंकवाद ने पैर पसारने शुरू करे तो हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पे खुद
की सरकार के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया और वहाँ पे सेना भेजी। जबकि आप देखिए, आपको पता है स्वर्ण मंदिर वाला एक धर्म, कोई सा भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो या ईसाई धर्म हो, बहुत सेंसिटिव मामला होता है। और जो खास करके जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला होता है। परंतु जैसे उन्हें सूचना मिली कि वहाँ पे आतंकवादी वहाँ पे जो है स्वर्ण मंदिर के अंदर चले गए, पर और उनको जो है खुफिया एजेंसियों का थ्रेट भी था कि साहब आप ऐसी कार्रवाई मत कीजिए, इससे हो सकता है कि ना आपकी खुद की जान को खतरा हो जाए। परंतु उन्होंने देश की अखंडता के लिए, देश की एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और पंजाब को आतंकवाद मुक्त कराया। हमारा देखिए आप, जैसा कि जो तमिल जो था, जो श्रीलंका के जो तमिल उग्रवादी थे उस मामले में, हालांकि हम लोग चाहते तो, चूँकि तमिलों की काफ़ी संख्या भारत के अंदर भी मौजूद है, तो हम लोग अगर सिर्फ ये सोचते कि भाई हमें सिर्फ वोटों का फ़ायदा लेना है तो हम इसलिए तमिलों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करें और है ना श्रीलंका में अशांति होने दें। परंतु हमारी सरकार, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा रही है, वो एक पूरे विश्व, जिसको कहते हैं कि पूरा विश्व ही हमारा घर है, हमारा, और सभी धर्म के लोग हैं, वो हम लोग सब एक परिवार के लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम की नीति रही है। हमने श्रीलंका में शांति बहाल कराने के लिए हमारी भारतीय सेना भेजी। हमने भारत में तो शांति रखी, परंतु हमने देखी पड़ोसी देशों में भी शांति जो है बहाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने हमारी शांति सेना वहाँ पे भेजी। उसका परिणाम हमारे प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को अपनी जान दे करके चुकाना पड़ा। बेअंत सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री जो रहे, वो देखिए उन्होंने पंजाब की शांति बहाली के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे कांग्रेसी लोगों पर आरोप लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने देश में शांति बहाल करने के लिए अपना एक नाखून तक कटाया? आज आपसे कोई पूछ ले कि 15 अगस्त आने वाली है और आप हमें एक स्वतंत्रता सेनानी का ऐसा नाम बता दीजिए जो आपकी पार्टी से बिलोंग करता हो, हम उसको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। तो ये देखिए, ये इन लोगों के पास एक नाम नहीं है बताने को। मैं निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को इस बात को, मैं प्रधानमंत्री जी को ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस बात को कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा देश जो है, भारत देश है, उसकी 2014 में स्थिति ये थी, आर्थिक मामले में हम लोग इतना आगे आ चुके थे कि हमारे को जो है पूरे विश्व की महाशक्तियाँ हमारी ओर देख रही थी। उनका प्रयास ये था कि कैसे भारत के अंदर हमारे खुद के उद्योग धंधे आ जाएं। देखिए, पूरे विश्व भर की कंपनियों में होड़ मची पड़ी थी कि हमने भारत में आकर के हम लोग हमारे कल कारखाने स्थापित करें, भारत में आकर हमारे प्रतिष्ठान स्थापित करें, हमारे कार्यालय स्थापित करें। और आज देखिए स्थिति हो गई कि उस समय मनमोहन सिंह जी के समय में, यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय में, जिन कंपनियों ने भारत में अपने उपकरण और अपने उपक्रम स्थापित किए, अपने कल कारखाने स्थापित किए, अनेकों कंपनियां छोड़ करके चली गई। इनका सारा ध्यान सिर्फ एक देश को बांटने में लगा रहता है। ये सांप्रदायिक शक्तियां, इनसे निजात पाना देश को अति आवश्यक है और इन लोगों का फर्ज बनता है। देखिए, भारत के संविधान की शपथ लेकर के ये बने, इन्होंने भारत का संविधान कोई किसी पर्टिकुलर किसी धर्म के पक्ष में, धर्म के खिलाफ नहीं है। भारत का संविधान ये कहता है कि आपके लिए सब देश के जो लोग हैं वो सब बराबर हैं आपके लिए, और आप सभी धर्मों की समान रूप से आप उनका आदर करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, ना आप किसी धर्म का विरोध करेंगे, ना आप किसी धर्म के पक्ष में खड़े होंगे। परंतु हमने देखा कि किस प्रकार पिछले 9 साल के अंदर से जो सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए, वो एक धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कराने वाले फैसले रहे। निश्चित तौर पर भारत की जनता को भी, और कांग्रेस पार्टी तो इनकी समय समय पर कड़ी निंदा करती रही है, भारत की जनता को भी आंख खोलनी चाहिए कि आज हम लोग कहाँ खड़े हुए थे, आज हम लोग कहाँ आ गए। कहाँ हम लोग हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने की बात करते थे, इंजीनियर बनाने की बात करते थे, साइंटिस्ट बनाने की बात करते थे, पायलट बनाने की बात करते थे। देखिए, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस समय हमारी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 थी, यूपीए 2 थी, आपको भी इस बात को ध्यान होगा कि प्राइवेट सेक्टर में अनेकों निजी विद्यालय व निजी महाविद्यालय और निजी विश्वविद्यालयों की हमने बाढ़ ला दी थी। आप देखिए जगह जगह, और उनकी स्थितियाँ ये होती थी कि प्राइवेट जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते थे, वहाँ पे लोग बाग, वहाँ के डोनेशन, वहाँ की महंगी फीस होने के बावजूद और वहाँ पे महंगा डोनेशन देने के बावजूद भी लोगों को कहीं ना कहीं अप्रोच लगवानी पड़ती थी कि साहब हमारे बच्चे का फलाने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फलाने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और आज स्थिति हो गई, आप मालूम कीजिए जाकर के, कि आधे से ज़्यादा निजी जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी सबकी जो है वो सब आधी ज़्यादा उनकी सीटें खाली पड़ी हुई है। आप देखिए, आपने सुना होगा उस समय MBA का प्रचलन खूब चला था। जो लोगों ने, कोई भी जिसमें उनकी डिग्री होती थी वो MBA करके वो चाहते थे कि भाई हमारी जो है तो सैलरी का पैकेज बढ़ जाएगा। आज देखिए MBA को कोई पूछ ही नहीं रहा। क्यों नहीं पूछा? सारे महाविद्यालय खाली पड़े हुए हैं उनके, इसलिए खाली पड़े हुए हैं कि सबको पता है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या हो गई। बच्चों के हम पढ़ाई में पैसा लगाएंगे, क्या फ़ायदा पढ़ाई में पैसा लगाने से। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि भारत देश जब भी विकास करेगा कि जब हम लोग सब जब हमारे 4 धर्म या अनेकों जातियाँ, अनेकों धर्म जब एक मुट्ठी की तरह बन करके हम लोग खड़े होंगे, हमारे देश के आर्थिक विकास पे हम लोग ध्यान देंगे, देश के क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग ध्यान देंगे, तब जाकर के हम विश्व गुरु, जो ये लोग कहते हैं फर्जीवाड़े में कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत को विश्व गुरु आप आपस में भाई को भाई से लड़वा करके और भारत की आधारभूत सुविधाएं ठप करके आप विश्व गुरु नहीं बना सकते। विश्व गुरु भारत जब बनेगा कि जब भारत के सारे धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब एक साथ खड़े होंगे, एक साथ प्रगति करेंगे, एक साथ सब लोग आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे, देश का विकास जब होगा तब जाकर के देश जो है वो विश्व गुरु बनने की स्थिति में खड़ा होगा। जैसा कि अभी राजस्थान सरकार ने महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने का ऐलान किया है, जिसको लेकर विपक्ष काफ़ी विरोध कर रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता
कि गरीबों के खाते में स्मार्टफोन के पैसे डाल दिए जाते ताकि उनका कुछ भला होता? देखिए, इस बारे में जो है सरकार ने निश्चित तौर पे वादा किया था कि हमने जो सभी जो जिनका जो जन आधार कार्ड बना हुआ है, जो आप जैसा कि आप जानते हैं कि जन आधार कार्ड की जो मुखिया होती है वो महिला होती है, तो महिलाओं को हमारे द्वारा जो है स्मार्टफोन देने का वादा किया गया था हमारी सरकार का। फिर हमने जो है टेंडर भी कंपनियों से आयोजित किए थे फिर बीच में, परंतु कई जगह क्योंकि हमारा उसमें साथ में डेटा भी देने का प्लान था कि हम 3 साल का डेटा भी उसमें फ्री करेंगे। तो इस बारे में जैसा कि आप कह रहे हैं कि ना खातों में पैसा ट्रांसफ़र करने वाली बात थी, वो बिल्कुल सरकार के संज्ञान में थी, परंतु जो सरकार ने फीडबैक लिए उसमें इस प्रकार की बातें निकल के आई कि भाई हो सकता है कि पैसा आएगा तो क्या पता, कई भाई देखिए हर वर्ग संपन्न नहीं होता, कुछ गरीब लोग भी होते हैं, तो हो सकता है कि उनके पैसे का जो है उनके परिवार वाले और किसी मद में उपयोग करें, जबकि हमारी इच्छा ये थी कि जो है ना जो महिलाएं जो हैं खास करके और जो बच्चियां हमने जो स्कूलों में जो सरकारी स्कूल जो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है उनको जो जिस प्रकार से हम लोग स्मार्टफोन बांट रहे थे, तो हमारी इच्छा ये थी कि हमारे जो देश के हमारे राज्य की जो महिलाएं हैं वो एक इंटरनेट क्रांति के अंदर जो है वो एक नए आयाम स्थापित करें, वो मतलब जिसको नेट फ्रेंडली जिसको कहते हैं कि नेट फ्रेंडली हो, तो हमारी मंशा ये थी। इसलिए निश्चित तौर पे हमारे द्वारा जो है प्रयास ये किया जा रहा है कि हम लोग है ना जो है मोबाइल फ़ोन ही हाथ में दें ताकि उस धन का कहीं दुरुपयोग नहीं हो। 15 अगस्त को हमारी जनता को देखिए, कुछ 15 संदेश देना अगस्त में चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त जो है वो सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व तो है ही, परंतु उसके लिए उसके 15 अगस्त को जो आज हम मना रहे हैं, इसको मनाने के पीछे हमारे देश का और हमारे पूर्वजों का सैकड़ों साल का संघर्ष रहा है। हमने किस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार फांसी के फंदे पे चढ़े, किस प्रकार अनेकों अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग के अंदर गोलियों से भून दिए गए, और देखिए अनेकों प्रकार के लोगों ने काला पानी की सज़ा काटी, लोगों ने जेलों में सज़ा काटी। हमारी खुद की कांग्रेस पार्टी के अनेकों नेता जो है वर्षों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, गांधी जी रहे हों, लोकमान्य तिलक रहे हों और अन्य जो भी हमारे नेता रहे, सबने जो है बहुत त्याग किया है। और सिर्फ ये लोग ही नहीं बल्कि जो बिल्कुल निचले स्तर पर जो ऐसे लोग हैं कि जिनको कई लोगों के नाम ही सामने नहीं है, परंतु उन्होंने भी देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये आज़ादी हमें इतनी सस्ती नहीं मिली है कि जिसको हम सिर्फ एक 15 अगस्त के दिन एक ना तिरंगा हमारे छत पे फहरा लें और हम अपने आप को सोचें कि हमने 15 अगस्त मना ली। 15 अगस्त जो है वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर लेके आती है, निजी तौर पर भी जिम्मेदारी लेके आती है। और देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि अगर हम हमारे पीढ़ियों को पुरानी निकालने जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर पर, मेरे घर पर, हमारे घर में से भी कोई ना कोई स्वतंत्रता आंदोलन में निश्चित तौर पर जुड़ा होगा, चाहे वो एक सामने नेता बन के खड़ा था या फिर वो उनका समर्थक बन के खड़ा था या फिर वो उनकी मदद करने वाली, उनको इमदाद पहुंचाने वाला, चाहे वो राशन सामग्री की हो, चाहे वो धन की हो या और किसी तरह की इमदाद पहुंचाने वाला होगा। हमारे सबके घरों में से हमारे कोई ना कोई पूरा जरूर निकलेगा। तो हमें उन सबकी कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो एक लंबा त्याग किया, लंबी तपस्या की इस देश को आज़ाद दिलाने के लिए, तो इस आज़ादी को बरकरार रखना हमारे ऊपर है। हमें देश की जिस भी प्रकार की शक्तियाँ, चाहे वो राजनीतिक शक्तियाँ हो या आर्थिक शक्तियाँ हो या आंतरिक ताकतें हो देश की या विदेशी ताकतें हो, हम सबको हमें पहचानने की आवश्यकता है और हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हमारे को किसी भी तरह की जो है इन शक्तियों के बहकावे में में आकर के हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें हमारे जो संविधान जो है, जो हमारे लिए किसी भी गीता से और किसी भी कुरान से, किसी भी बाइबल से, किसी भी गुरु ग्रंथ साहब से कम नहीं है हमारे भारत के देशवासियों के लिए। हमें उसका अक्षरशः पालन करना है और हमें हमारा पूरा जीवन जो है वो भारत माता की सेवा में, भारत माता की एकता में, अखंडता में पूरी जी जान लगा देनी है। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा। तो ये हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे पौरुष भारद्वाज, जो कि राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और हमें अभी इन्होंने जिस तरह से जानकारी दी है, पूरी कांग्रेस की डिटेल बता दी है इन्होंने। अगर आपको भी ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहें जन अधिकार न्यूज़।